नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। ये आज की तारीख है 15 अक्टूबर और ये है द हिंदू का फ्रंट पेज। कोई ज़्यादा खास न्यूज़ तो नहीं है। एक ही न्यूज़ है कि हाई कोर्ट ने ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को क्वेश्चन किया है कि आप जो स्टेट पुलिस है उसकी जो पावर है उसका आप अतिक्रमण कर रहे हो। जो लिक्विड स्कीम में उन्होंने प्रोब किया था कि आप जो रेड वगैरह डाल रहे हो वो काम स्टेट पुलिस का है और अपने हाथ में आप ले रहे हो। और ये पहले भी ईडी को बहुत बार एससी की तरफ से क्वेश्चन किया गया है। तो यही न्यूज़ था, बाकी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो सीधे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट द्वारा प्रतिपादित रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास के सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यह नवाचार पर आधारित है जिसके कारण पुराने उत्पाद अप्रचलित हो जाते हैं और उनका वाणिज्यिक मूल्य समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, यह दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए केवल पारंपरिक उद्योगों के संरक्षण पर जोर देता है। नेक्स्ट है, यह आर्थिक विकास को गति देने के लिए पूरी तरह से बुनियादी ढांचे में सरकार के नेतृत्व वाले निवेश पर निर्भर है। इसका ध्यान, डी वाला ऑप्शन है, इसका ध्यान मौजूदा व्यवसायों को विफलता से बचाने के लिए बाजार प्रतिस्पर्धा को कम करने पर केंद्रित है। एक्चुअली में हुआ क्या है, कल नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी का डिक्लेयर हुआ तो उसमें 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जॉल मैकेर, फिलिप अगई, पीटर हॉबिट। उनको किसके लिए मिला है? रिसर्च ऑन इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली में होता क्या है कि जब इनोवेशन होता है ना, जब नई चीज़ें मार्केट में आती है तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें पुरानी थी उसी काम से रिलेटेड वो चीज़ें रिटायर्ड हो जाती है, यानी कि वो मार्केट से हट जाती है। इसको रचनात्मक डिस्ट्रक्शन यानी कि रचनात्मक विनाश बोला जाता है। यानी जैसे टेलीफोन आया, उसके बाद अभी क्या आया, मोबाइल आ गया, तो अभी टेलीफोन का यूज़ बहुत कम हो गया। अब सबकी चीज़ें मोबाइल पे होने लगी है। अब जैसे इंटरनेट आ गया, कनेक्शन घर पे आ गया, तो लोग क्या कर रहे हैं, टीवी के लिए भी उसी का यूज़ कर रहे हैं। अभी वो डिश वाली केबल वाली प्रथा ही समाप्त हो गई। तो ये क्रिएटिविटी आई तो पुरानी चीज़ें क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे बैलगाड़ी थी, पहले बहुत चलती थी ट्रांसपोर्ट के लिए, तो अभी वो ख़त्म हो गई। तो अभी क्या है, कारें आ गई, रेलगाड़ी आ गई, एरोप्लेन आ गए, तो वो पुरानी चीज़ें ख़त्म हो गई। जैसे एआई आया है, तो एआई ने बहुत सारी चीज़ें थी जिसको ख़त्म करके उसकी हर फील्ड में जो उसके अनुप्रयोग थे या एप्लीकेशन थे वो आ गए हैं, और यहाँ तक कि लोगों की जॉब भी ख़त्म होने लग गई है। जैसे अभी क्वांटम कंप्यूटर आया, तो सुपर कंप्यूटर वाले जो थे उनका धीरे 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 वो साइड में चले जाएंगे और लोग क्या यूज़ करेंगे, कोई संस्था क्या यूज़ करेगी, फास्टर होगा उसको, तो क्वांटम कंप्यूटर को यूज़ करेगी। तो ऐसा ही है, जब नई चीज़ें आती है, इनोवेशन होता है, तो पुरानी चीज़ें खत्म हो जाती है। और ये यहाँ पे नहीं, औद्योगिक क्रांति से ही चलती आ रही है प्रथा, और पहले से ही चलती आ रही है। यानी कि लोग क्या करते हैं, कंफर्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं। तो नई नई नवाचार से कंफर्ट ज़्यादा होता है तो पुरानी चीज़ें मार्केट से धीरे धीरे बाहर होती जाती है। तो इसी को समझाया था इन तीनों ने, इसलिए इस बार का नोबेल इनको दिया गया है। रचनात्मक विनाश के माध्यम से सतत विकास का सिद्धांत आधुनिक आर्थिक चिंतन का एक आधारशिला है जो बताता है कि अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन विकास कैसे प्राप्त करती है। उनका मॉडल इस विचार पर आधारित है कि नवाचार सतत आर्थिक विकास का प्राथमिक इंजन है। जब तक चीज़ें नई नहीं आएगी तब तक मार्केट नहीं चलेगा। जैसे एप्पल था, पहले नॉर्मल था, अब आईफोन 17 तक आ गए, 18 आएगा, 20 आएगा, 21 आएगा। तो जिसके पास आईफोन 17 होगा वो जब 18 लॉन्च होगा तो वो बेच के दूसरा लेगा। तो नवाचार सतत आर्थिक विकास का प्राथमिक इंजन है। नई तकनीकी उत्पादों प्रक्रियाओं के आगमन से पुरानी तकनीकें अप्रचलित हो जाती है, जिसे रचनात्मक विनाश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में शुरू की गई विश्वास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, भविष्य निधि बकाया के लिए दंडात्मक क्षतिपूर्ति को तर्कसंगत बनाकर मुकदमेबाजी को कम करना, कार्यस्थल पर दुर्घटना या चोट या जीवन की हानि के मामले में श्रमिकों के लिए व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना। एक्चुअली में अभी क्या हुआ है, जैसे विवाद से विश्वास स्कीम थी इनकम टैक्स की,
तो उसमें फेसलेस वगैरह था, तो उसमें क्या मुकदमेबाजी कम करनी, यानी कि आप आइए मिल बैठ के बात कीजिए और मुद्दा हम बातचीत से ही सुलझा लेते हैं। तो इसी टाइप की एक स्कीम लेके आया है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में शुरू की गई विश्वास योजना उद्देश्य भविष्य निधि बकाया पर दंडात्मक क्षति से उत्पन्न होने वाली उच्च मुकदमेबाजी दरों को कम करना, यानी कि केस वगैरह होते हैं उनको कम करना, और मिल बैठ के उसका कोई सॉल्यूशन, यानी कि जो आपकी डिमांड है उसको भी नहीं, जो मेरी डिमांड है वो भी नहीं, जो बीच की डिमांड है उसको लेके चलना, जिससे दोनों पक्ष सहमत हो और कोई भी कोर्ट वगैरह में केस में नहीं उलझे। इसी का उद्देश्य है विश्वास योजना लेके आया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि कोर मुद्रास्फीति में सभी ऊर्जा और खाद्य वस्तुएं शामिल होती है। सीपीआई मुद्रास्फीति दर के लिए आरबीआई का सहिष्णुता बैंड कितना है? 4 ± 2 है। तो कौन सा कथन सही है? केवल 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। तो देखते हैं। एक्चुअली में हमने कल के न्यूज़ में ही देखा था कि ये न्यूज़ थी कि 1.54 सीपीआई यहाँ पे हिट किया है, यानी ये 8 साल का लो है, सबसे कम है। तो 1.54 सबसे 8 साल में सबसे कम है सीपीआई। तो जो आरबीआई की बैंड है ना 4 ± 2, वो तो ब्रेक हो गई, क्योंकि ये 2 से लेके कहाँ तक है? 6 तक है। तब ये नहीं तो 2 है, 2 से नीचे चला गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो सीपीआई का अपने को बेसिक जानना बहुत जरूरी है। तो सीपीआई क्या होता है? वस्तु और सेवाओं के मूल्य में मासिक परिवर्तन, एक महीने में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये सांख्यिकी कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पाई द्वारा, मॉस्पाई के अंडर एक एनएसओ है, उसके द्वारा जारी किया जाता है ये। और ये लक्ष्य है, ये 4 ± 2 ये सही है, कोई इशू नहीं है, सहिष्णुता बैंड के भीतर रखता है। एक है कि ये जो था कोर मुद्रास्फीति में सभी ऊर्जा और खाद्य वस्तुएं शामिल की जाती है, तो ये कोर में नहीं शामिल की जाती है, ये हेडलाइन में शामिल की जाती है। कोर में तो इसको हटाया जाता है, क्योंकि ऊर्जा और खाद्य वस्तु होती है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत होता है रेट में। आज रेट है, कल कम हो जाएगी, परसों कम हो जाएगी, सीजन वाइज या डिमांड सप्लाई पे ज़्यादा ही रिलेट करती है, इसलिए इनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, इसलिए इनको नहीं रखा जाता है कोर में। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीएसओ जारी करता है, एनएसओ जारी करता है, ये जारी नहीं करता है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट सिर्फ राइट होगा। अब देख ले मौद्रिक नीति समिति। एक्चुअली में 2016 में सरकार ने क्या किया था, ये आरबीआई एक्ट 1934 में की धारा 452 के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति के गठन का अधिकार दिया गया था। तो उसमें क्या रहता है, 6 मेंबर में से 3 मेंबर तो सरकार की तरफ से रहते हैं और 3 मेंबर रहते हैं वो आरबीआई की तरफ से रहते हैं। और जो आरबीआई का गवर्नर रहता है वो इसका पदेन अध्यक्ष रहता है। ठीक है, तो इसके जो डिसीजन लिए जाते हैं ना, वो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। यानी कि इसमें अगर वोट बराबर हो गए तो आरबीआई का गवर्नर एक एक्स्ट्रा वोट को कास्ट करता है। ठीक है, तो इसके डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइसिंग इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, ये जो जारी करता है, ये कौन जारी करता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। और ये जारी कौन करता है? एनएसओ, ये मॉस्पाई के अंडर है। इसका जो आधार वर्ष बेसिक ईयर है वो है 2011-12 है और ये 2012 है। अच्छा, एक और फैक्ट ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? तो होलसेल में तो किसका रहता है? निर्मित उत्पाद का। और जबकि सीपीआई में किसका रहता है सबसे ज्यादा? खाद्य एवं पेय पदार्थ का। तो इन दो फैक्ट को ध्यान रखना अच्छे से। और ये कौन जारी करता है ये थोड़ा ध्यान रखना। और जो आरबीआई है जो अपने टारगेट तय करता है 4 ± 2, उसके लिए सीपीआई का यूज करता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डब्ल्यूपीआई का यूज करता है, तो वो स्टेटमेंट गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम गति शक्ति ऑफशोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसे बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा है कि इसका उद्देश्य भारत की नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना और देश को हरित ऊर्जा और सतत तटीय विकास की ओर अग्रसर करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, कथन 2, या फिर दोनों कथन सही, या फिर दोनों कथन सही नहीं है। एक्चुअली में पीएम गति शक्ति योजना, ये 4 साल कंप्लीट हुए इस योजना को। तो डीपीआईआईटी जो इसको इम्प्लीमेंट करना है, उसने 2 से 3 नई योजनाएं लॉन्च की है। तो उसमें यही है, कौन सी योजना है? पीएम गति शक्ति ऑफशोर योजना। ये क्या है कि तटीय क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट है उसमें क्या करना है कि डिजिटली इंफ्रा को बढ़ावा देना है। तो उससे क्या होगा? तटीय क्षेत्रों में करेंगे तो ब्लू इकोनॉमी, आपको पता है जो ब्लू इकोनॉमी जहाँ से रिलेटेड है, जैसे पवन फॉर्म है, समुद्री संसाधन है, तटीय बुनियादी ढांचा है, उनको डेवलप करना, जिससे भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। तो सबसे पहला ये किसके द्वारा जारी किया गया है? डीपीआईआईटी द्वारा। तो उसमें ये ध्यान रखना है, पहला स्टेटमेंट गलत होगा वहां पे। ये बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, और दूसरा वाला सही है, ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड लिप्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एनएलपी और पीएम गतिशक्ति के दृष्टिकोण के साथ लॉजिस्टिक उत्कृष्टता को मानक बनाना है। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न दोनों। तो एक्चुअली में जो लास्ट अपने देखना पीएम गतिशक्ति ऑफशोर था, उसके साथ ये योजना भी लॉन्च की गई थी। ये योजना भी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? डीपीआईआईटी द्वारा लॉन्च की गई। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ये देखते हैं, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक उत्कृष्टता, उन्नति एवं प्रदर्शन शील्ड लिप्स 2000 को लॉन्च किया गया है 2025 को। और इसकी संकल्पना है कि भारत में जो लॉजिस्टिक उद्योग है, लॉजिस्टिक यानी कि वस्तुओं को जहाँ से ओरिजिन होता है वहाँ से लेके कंज्यूमर तक लेके जाना है, जो ये पूरा सिस्टम है वो बोला जाता है लॉजिस्टिक। तो उस लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना लाई गई थी लिप्स 2025। ठीक है, इसके लिए इसमें इंक्लूड किया गया है, देखो आप, जिसमें इंक्लूड है हवाई, सड़क भी है, समुद्री, रेल माल संचालन, वेयर हाउसिंग भी है, मल्टी मॉडल भी है, ट्रांसपोर्टर, एमएसएमई, स्टार्टअप और शिक्षा जगत भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग सीएसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीएसी की स्थापना फाओ यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इसके द्वारा तैयार किए गए मानकों, दिशा निर्देशों और कार्यप्रणाली संहिताओं को WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार विवादों के समाधान संदर्भ बिंदुओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। केवल संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक के देश ही CAC के सदस्य बन सकते हैं। तो ये थोड़ा स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गया और थोड़ा अजीब सा स्टेटमेंट भी है, तो इस स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हो। वैसे ये सही भी है कि ये जो है ये सही नहीं है, तो इसके 1 और 2 कथन राइट होंगे। एक्चुअली में 1 और 2 कथन राइट है। ये फाओ है, FAO, और ये है आपका WHO। दोनों ने मिलके 1963 में इसे लॉन्च किया था। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खाद्य मानकों को डिसाइड करते हैं। क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खाद्य मानकों का निर्माण करता है। ये कोडेक्स मामलों को WTO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो व्यापार से संबंधित विवाद के समाधान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सही है बिल्कुल। CAC की सदस्यता सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इकोसॉक के सदस्य देशों के लिए खुली है। फाओ तथा WHO के सहयोगी सदस्यों के लिए खुली है और ये इकोसॉक सदस्यों तक सीमित नहीं है। तो आपको इतना फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में यूनेस्को द्वारा लॉन्च किए गए चोरी की सांस्कृतिक वस्तुओं के आभासी संग्रहालय द वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताना है। पहला कथन है, समुदायों को उनकी चुराई गई सांस्कृतिक विरासत से पुनः जोड़ना।
सांस्कृतिक वस्तुओं के अवैध व्यापार के बारे में जागरूकता पैदा करना, विरासत संरक्षण के लिए भौतिक संग्रहालयों के स्थान पर आभासी मॉडल स्थापित करना है। एक्चुअली में यूनेस्को और इंटरपोल की मदद से ये लॉन्च किया गया है, द वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में जो वस्तुएं चोरी की गई या कहीं बेची जा रही, कहीं म्यूजियम में रखी, तो उसका एक आभासी संग्रहालय होगा, आप जाके विजिट कर सकते हो। किसी का लॉस्ट है तो आप उसको देख सकते हो कि भाई वहाँ पड़ा है, तो क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, उसको वापस ला सकते हो। तो एक आभासी टाइप का है। इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये किसी भी रिप्लेस नहीं करता है भौतिक संग्रहालय को, सिर्फ ऑनलाइन बनाया गया है, तो आप वहाँ एक्सेस कर सकते हो। कहीं यहाँ से चुराई हुई वस्तुएं ब्राजील में बेची जा रही, कहीं भी बेची जा रही है, तो आप उनको देख सकते हो। तो ये सॉरी ओके यह एक ऑनलाइन संग्रहालय जो समुदायों को उनकी चुराई गई सांस्कृतिक धरोहर से पुनः जुड़ने में मदद करता है। औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक काल के दौरान चुराई गई वस्तुओं सहित विरासत वस्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिए काम करता है। अवैध तस्करी को रोककर और चोरी की वस्तुओं से समुदायों को पुनः जोड़कर साझी विरासत की रक्षा करना, उसका उद्देश्य इन वस्तुओं को पुनः प्राप्त करने और उनके मूल देशों में वापस भेजने में मदद करता है जहां से वो आई थी, ताकि सार्वजनिक पहुंच और मान्यता बहाल हो सके। लॉन्च कहां पे किया था? बार्सिलोना में, यूनेस्को द्वारा इंटरपोल की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, और सऊदी अरब है वो इसको फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इतना फैक्ट सफिशिएंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोडामाइन। रोडामाइन जो कभी कभी समाचारों में आता है, क्या है? कपास की खेती में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला एक कीटनाशक है। खाद्य पदार्थों को रंगने के लिए अवैध रूप से उपयोग किया जाने वाला एक प्रतिबंधित सिंथेटिक रंग है। नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाने वाला एक दुर्लभ मृदा तत्व है, या प्रतिदीप्ति स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग किया जाने वाला एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो ये आपने ये तो देखा ही होगा, कैंडी, पिंक कलर का कैंडी है, तो इसमें रोडामाइन का यूज किया जाता था। इस पे भी रोक लगा दी गई है। तो इसमें जो पिंक कलर है ये रोडामाइन से, तो और ये बहुत खतरनाक होता है हेल्थ के लिए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कॉफी रिंग प्रभाव होता है और नैनो प्रौद्योगिकी से अभी किसी भी पदार्थ में अगर रोडामाइन उपस्थित है तो उसका पता लगा सकते, इसलिए ये न्यूज में है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोडामाइन है क्या। रोडामाइन एक जल में घुलनशील है, फ्लोरोसेंट सिंथेटिक डाई है जो अपने चमकीले गुलाबी रंग के लिए जाना जाता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? एक तो रिसर्च में, कपड़ा इंडस्ट्री में पिंक कलर का, कागज, चमड़ा जैसे उद्योगों में शामिल है। इसकी जो विशेषता है, ये जहर है एक तरफ का, ये त्वचा, आंखों, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये कैंसर कारक भी है। और ये अभी जो रोक लगा दी गई है किसमें, खाद्य और सौंदर्य प्रसाधन है उसमें उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये रोडामाइन पहले भी पूछा गया है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ के बारे में दे देंगे और बोलेंगे कि ये कहाँ पे यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना रोडामाइन कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट है बाघ यानी कि टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विश्व की लगभग 75 जंगली बाघ आबादी रहती है। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इसे साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। वर्तमान में आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंतर्गत लुप्त प्राय एंडेंजर्ड की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। कौन से कथन सही है? 1, 2, 4, 1 और 3, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3। तो इसमें ये पहली बात सही है, 75% जो टाइगर है वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। दूसरा है कि WPA 1972 की जो सूची फर्स्ट है उसमें ये अनुसूची फर्स्ट है उसमें शामिल है, क्योंकि हाईएस्ट इसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। साइट्स में 1 में नहीं, 2 में नहीं है, ये 1 में ही है, तो ध्यान रखना यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। और इसे वर्तमान में एंडेंजर्ड जो स्टेटस दे रखा आईयूसीएन का वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखो क्या हुआ, आईयूसीएन ग्रीन स्टेटस को पहली बार जो स्टडीज की गई थी टाइगर के बारे में वो रिलीज की गई है। स्पीसीज असेसमेंट था वो रिलीज किया गया है। मूल्यांकन में बाघों की स्थिति को गंभीर रूप से क्षीण माना गया है, डिप्लेशन, ठीक है, डिप्लेशन माना गया है। श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
ये जो गंभीर ऐतिहासिक एवं वर्तमान खतरों को दर्शाता है। खतरों में आवास की क्षति सबसे इंपॉर्टेंट, शिकार में कमी, ठीक है, अवैध शिकार बहुत हो रहे, क्षेत्रीय विलुप्ति शामिल है। एक्चुअली में इसमें क्या किया गया था, 24 क्षेत्रों में इसका जो असेसमेंट किया गया था, उसमें 9 तो ऐसे क्षेत्र थे जहां से बाघ बिल्कुल ही गायब हो गए थे, ठीक है, इसलिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। अच्छा, ये IUCN ग्रीन स्टेटस क्या, एक नई टाइप की पहल है जो रेड सूची आती है ना, उसी की तरह है। 2012 में शुरू की गई ये सूची संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN लाल सूची पर आधारित है। 2020 में रेड लिस्ट आकलन का एक वैकल्पिक हिस्सा बन गया है, ठीक है, तो आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है। ये देखो, मोजाम्बिक चैनल और जो अक्सर समाचारों में आता है, निम्नलिखित में से किससे अलग करता है। एक्चुअली में अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था मोजाम्बिक में, तो उससे क्या हुआ था कि वहाँ के राष्ट्रपति को भागना पड़ा था देश से, और नए राष्ट्रपति ने पद ग्रहण किया है, इस वजह से ये न्यूज़ में था और सेना ने वो कब्जा में कर दिया। नेपाल के बाद ये एक और घटना थी, तो उस वजह से मोजाम्बिक न्यूज़ में है। तो अपने को ध्यान में रखना है, हिंद महासागर में एक द्वीप है और ये अफ्रीका की मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल से कटा हुआ, और ये अफ्रीका का पार्ट है, ध्यान रखना। मोजाम्बिक एशिया का पार्ट नहीं है, अफ्रीका का पार्ट है। मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर को मुख्य भूमि अफ्रीका से अलग करता है। मेडागास्कर चौथा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो के बाद ये चौथा है। अद्वितीय बाओबाब वृक्ष के लिए फेमस है। लीमर 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 एकमात्र यहाँ पे ही पाया जाता है विश्व में। एक और ध्यान रखना, वेनिला उत्पादन में दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है वेनिला का। तो सबसे बड़ा उत्पादक होते ही आपको इस चीज पे फोकस करना है कि वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक है। मेडागास्कर अफ्रीकी संघ का भी सदस्य है और IUC का सदस्य भी है, हिंद महासागर आयोग का सदस्य भी है। तो मैप में ये क्वेश्चन था हमारा आज का। तो आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 10 टॉपिक डिस्कस किए। ये मैंने बहुत सारी साइट से उठा के डिस्कस किए, तो आपको और किसी करंट पे जाने की जरूरत है ही नहीं, किसी और वेबसाइट पे जाने की और किसी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने सबसे कवर किया। हार्डली वो क्या करते, 4 से 5 टॉपिक कवर करते, तो मैंने सबको मिला के 10 के आसपास क्वेश्चन में 10 टॉपिक कवर किए। ठीक है, तो इसके साथ ही आगे बढ़ना है। इसकी PDF है, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको वीडियो जो PDF है वो डेली की PDF मिल जाएगी, और पहले से भी जो PDF थी वो इस पर डाली गई है, तो आप उसको कर सकते हो।